everyone, today our class topic is acute kidney injury. Its short form is AKI. Here you can see, आप देख सकते हैं आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एक्यूट किडनी इंजरी। अब एक्यूट इंजरी होती क्या है? हमारी किडनी दो स्टेज में खराब होती है। फर्स्ट इज एक्यूट किडनी इंजरी एंड सेकंड इज क्रोनिक किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी कौन सी कंडीशन होती है? रिवर्सिबल स्टेज होती है। अब रिवर्सिबल स्टेज कैसे होगी? इसमें होता क्या है एक्यूट किडनी इंजरी में कि मानिए किसी भी वजह से किडनी के फंक्शंस जो होते हैं, किडनी फंक्शन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता है पेशेंट का, तो जो किडनी के फंक्शन लॉस हुए हैं वो फिर से रिवर्सिबल स्टेज में आ जाते हैं। मींस कि हमारी किडनी के फंक्शन जो खराब हुए थे वो फिर से सही हो जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाई ग्रेड फीवर हो जाए या कोई पेशेंट जल जाता है या किसी पेशेंट को गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए गायनिक से रिलेटेड, इन दैट सिचुएशन में क्या होता है? किडनी फंक्शन क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं या एकदम से स्टॉप, मतलब थोड़े थोड़े ही होंगे, बहुत स्टॉप वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। इन दैट सिचुएशन में अगर समय रहते पेशेंट को इलाज मिल जाता है, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल है स्नेक बाइटिंग का, सांप जैसे काट जाता है, ठीक है, उसमें भी किडनी फंक्शन जो है सडनली ड्रॉप हो जाते हैं। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है स्नेक बाइट का या अदर कंडीशन में, तो यही किडनी फंक्शन फिर से रिवर्सिबल स्टेज में आ जाते हैं। ये क्या कहलाता है? एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, लेकिन दूसरी जो क्रोनिक स्टेज है उसमें अगर एक बार किसी भी वजह से, और ये जो एक्यूट किडनी इंजरी है ये कैसी होती है? सडनली किडनी फंक्शन लॉस होते हैं। ठीक है, तो ये तो रिवर्सिबल स्टेज में आ सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? क्रोनिक किडनी इंजरी। इसमें क्या होता है? इसमें कभी भी चीजें, क्रोनिक किडनी इंजरी में जो फंक्शन है किडनी के वो दोबारा से बैक स्टेज में नहीं आते, और उस कंडीशन में भी किडनी धीरे धीरे पहुंचती है। एक बार अगर किडनी फंक्शन लॉस होते हैं तो पूरी तरीके से किडनी के फंक्शन को लॉस होने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। तो आगे से अगर कोई पूछता है कि हमारी किडनी के फंक्शन जो क्रोनिक स्टेज में हमारी किडनी कितने दिनों में पहुंचती है, तो पूरे 3 महीने लेती है क्रोनिक स्टेज में पहुंचने के लिए। लेकिन एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होती है? सडनली ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और सडनली किडनी फंक्शन लॉस होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज एक्यूट किडनी इंजरी। ये मैंने जस्ट अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और यहां पर होता क्या है? सडनली मेन क्राइटेरिया क्या होता है, मेन पैरामीटर क्या होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि किडनी फंक्शन जो है अप हो गए, लॉस हो गए। तो मेन क्राइटेरिया क्या होता है? हमें देखना होता है मेनली क्रेटिनिन देन यूरिया। यूरिया समटाइम ऐसे भी बढ़ जाता है जब हम बहुत ज्यादा प्रोटीन की चीजों को यूज करते हैं। क्रेटिनिन भी प्रोटीन की चीजों से बढ़ जाता है। यूरिया जनरली यूरिक एसिड हम बहुत ज्यादा दाल वगैरह खा रहे हैं या कुछ बाहर से ज्यादा चीजें खा रहे हैं तो भी, लेकिन ये नॉर्मल हो जाता है फटाफट से। लेकिन क्रेटिनिन तभी बढ़ेगा जब या तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रहा हो? किडनी फंक्शन लॉस हो रहे हो। ठीक है, या दूसरी कंडीशन क्या है कि सडनली जो किडनी इंजरी हो जाए। ठीक है, एक्यूट कंडीशन में हमारी किडनी के फंक्शन किसी वजह से लॉस हो जाए, कोई किडनी इंजरी हो जाए, उसकी वजह से क्रेटिनिन का लेवल अगर हाई हो जाता है, जनरली कितना होता है? 0.1 से 1 तक हमारा, वो नॉर्मल बता रही हूं मैं आपको, इवन 1 से भी ऊपर जाता है तो भी बोलते हैं कि हाँ भाई क्रेटिनिन अप जा रहा है। ठीक है, तो इससे तो 0.1 से 0.6 तक रहता है तभी से नॉर्मल माना जाता है, लेकिन फिर भी 1 तक, अगर 1 से ऊपर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि क्रेटिनिन लेवल अप हो रहा है। इट मींस हमारी किडनी जो है धीरे धीरे फंक्शन करना कम कर रही है। ठीक है, दूसरा कहां पर है? जो यूरिन आउटपुट है हमारे लिए पूरे दिन में बोला जाता है कि यूरिन आउटपुट हमारा पूरा 24 घंटे में कितना होना चाहिए? 2 लीटर, एटलीस्ट 2 लीटर होना चाहिए नॉर्मल एडल्ट पर्सन में। लेकिन इसमें देखो 12 घंटे में ही यहां पर क्या रहा है? 0.5 ml पर आवर यूरिन आउटपुट होगा। 6 घंटे का आप लगा लो, टोटल 12 आवर्स में कितना हो रहा है? 300 ml। और अगर हम यहाँ पे 24 आवर्स कर देते हैं तो ये कितना होगा? 600 ml। अगर हम एक रेशियो लगाते हैं, हमें चाहिए कितना था? 24 आवर्स में 2 लीटर। इट मींस क्या हुआ यहाँ पर? 1400 ml जो है ये क्या हो गया? लेस हो गया हमारा यूरिन आउटपुट। ये कंडीशन शो करती है कि हमारी किडनी किस स्टेज में पहुंच चुकी है? एक्यूट किडनी इंजरी में। ओके, देन व्हाट इज एन एडुकेट यूरिन आउटपुट? यूरिन आउटपुट एडुकेट किया है। अभी जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट एक एडल्ट पर्सन में 24 आवर्स में 2 लीटर होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक लिटिल बिट पिक्चर के थ्रू बताया गया है। ये तो एक नॉर्मल वो पर्सन है जो सही अमाउंट में पानी पी रहा है तब इतना है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत ज्यादा चाय पी रहा है या बहुत ज्यादा पानी पी रहा है या बहुत ऐसी चीजें को कंज्यूम कर रहा है जो पानी से बनी हुई है, तो उनको ऐसा भी हो सकता है उनको 2 लीटर से थोड़ा 2 लीटर से ज्यादा हो। ठीक है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम धीरे धीरे डिहाइड्रेशन स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो उनमें उनके किडनी फंक्शन भी लॉस होते जाते हैं, यूरिन आउटपुट भी कम होता जाता है। नॉर्मली यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है कि 60 kg 30 ml पर आवर के हिसाब से होना चाहिए, और अगर कोई 160 kg का है तो 80 ml पर आवर के हिसाब से ये क्राइटेरिया इसमें सेट किया गया है। अब आते हैं मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम AKI। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि मोर्टेलिटी क्या होता है, मॉर्बिडिटी क्या होता है। इन दोनों चीजों में ये क्या है? मॉर्बिडिटी, और ये क्या है? मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब है हिंदी में अगर हम जानते हैं भयानक,
क्या मतलब है इसका? भयानक, मतलब बहुत बुरी कंडीशन, डेंजरस कंडीशन। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ। ओके, इसका मतलब क्या है? डेथ। तो यहां पर मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम AKI, AKI एसोसिएटेड विद हाई मोर्टेलिटी। क्योंकि होता क्या है कि एक्यूट किडनी इंजरी में पता ही नहीं चलता कि किडनी के फंक्शन लॉस हो गए। सडनली मानिए किसी को मेनिंजाइटिस फीवर हो गया, तो डॉक्टर्स मतलब बहुत जो डॉक्टर्स अगर समय पे पहुंच गया हॉस्पिटल, तो डॉक्टर फाइंड आउट कर लेंगे कि अच्छा इसे मेनिंजाइटिस है, तो हो सकता है किडनी फंक्शन लॉस हो रहे होंगे, तो वो उस पर काम करना। लेकिन अब जो लोग गांव एरा में रहते हैं वो क्या सोचते हैं, हाई ग्रेड फीवर है तो फीवर की दवाई देते रहते हैं। अब यहाँ पर दवाई देते रहे, लेकिन मेन जो वहां पर किडनी के भी फंक्शन लॉस हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो मेनी टाइम्स पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि AKI एसोसिएटेड होता है हाई मोर्टेलिटी, मतलब बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है AKI की वजह से। एडवर्स लॉन्ग टर्म आउटकम्स हैं ये इसके, एंड इट्स प्रिवलेंस इन पेशेंट इज बिलीव टू बी राइजिंग। अब ये होता क्या है कि धीरे धीरे मतलब ये आउटकम्स बहुत ज्यादा हैं और ये पेशेंट का बिलीव हो गया है। एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं जैसा मैंने बताया कि पता नहीं चलता है और इलाज हो नहीं पाता है समय पे, और मोर्टेलिटी बढ़ती जाती है, मतलब डेथ रेट बढ़ता जाता है। देन क्या है? NCOPD report indicate that AKI factors are often not addressed and that significant proportion of case may be avoidable। ये लाइन क्या बोल रही है कि जो AKI कंडीशन है उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कैच ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट जो है AKI में डे बाय डे बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि जो AKI की कंडीशन है वो अवॉइडेड स्टेज में बहुत ज्यादा जाती है, इसीलिए AKI में मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। मोर्टेलिटी रेंज फ्रॉम 10 to 80% रीनल एसोसिएशन। मोर्टेलिटी जो रेट है वो 10 से 80% पेशेंटों में रहता है AKI कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे फाइंड आउट ही नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर जो सिम्टम्स हैं। अब यहाँ पर आते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड AKI हैज ए 10% मोर्टेलिटी रेट। मींस जिन पेशेंटों को AKI की स्टेज पूरी नहीं हुई है, वो बस शुरुआत में ही चल रहे हैं कि उनको शुरुआत हुआ है एक्यूट किडनी इंजरी की, लिटिल बिट फंक्शन जो है उनके कम होते जा रहे हैं किडनी के, वहां पर मोर्टेलिटी रेट जो है 10% है। ठीक है, मींस 100 पेशेंट है तो 10% की ही डेथ हो सकती है। More than 20% of patient with an AKI will die, rising to 35% in those AKI stage 3। ऐसे 20% और 30%, वो 35% वो पेशेंट है AKI में जहां पर कि AKI जो है थर्ड स्टेज, या ऐसा बोल सकते हैं कि अपनी बर्स्ट स्टेज में जा चुका है, वहां पर 20 से 35% लोग जो है AKI से मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर भी मैंने रिप करके शो किया है, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे फाइंड आउट ही नहीं कर पाते पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट कि भाई पेशेंट को AKI नाम की कोई बीमारी या डिजीज हुई भी है, यही रीजन है। नेक्स्ट आते हैं पेशेंट रिस्क फैक्टर फॉर AKI। पेशेंट के रिस्क फैक्टर क्या है AKI के लिए? सबसे पहले किन किन पेशेंटों में मींस AKI एक्यूट किडनी इंजरी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे कि ओवर 75 ऐसे पर्सन जो ओल्ड एज के हो, दूसरे जिनकी एज जो है 75 से ऊपर हो चुकी हो, हैव कमोडिटी सच एज डायबिटीज। कुछ ऐसे पेशेंट जिनमें कुछ इस तरीके की डिजीज हो, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंटों को एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। हार्ट फेलियर पेशेंट, मतलब हार्ट की जिन लोगों को परेशानी हो उनमें भी एक्यूट किडनी इंजरी। लिवर डिजीज वाले पेशेंट ऑल्सो AKI में इंक्लूड होते हैं। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज वाले जो पेशेंट हैं, इन पेशेंटों को भी AKI हो सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज क्या है? किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उनमें भी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले जो पेशेंट है यहाँ पर भी AKI शो होता है। नेक्स्ट है हमारा AKI रिस्क इवेंट, कहाँ पे AKI शो होता है, जैसे कि मान लीजिए सेप्सिस पेशेंट में, सेप्टिक जिनको फैल जाती है। हाई रिस्क मेडिकेशन, ऐसे पेशेंट गांव वगैरह में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर मिलते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती और उनको वो क्या करते हैं, तरह तरह की दवाइयां पेशेंट को देते रहते हैं बिना ये जाने कि ये दवाई पेशेंट को सुटेबल है या नहीं है। जैसे कुछ पेशेंटों को हाई डोज बहुत ज्यादा नुकसान करती है, कुछ पेशेंटों को लो डोज पे ही रखना ज्यादा अच्छा होता है। मोस्टली गाँव में जो हेल्थ वर्कर हैं वो हाई डोज वाली मेडिसिन को, जैसे डोलो सोलो ये सब प्रेफर करते हैं। अब यही मेडिसिन आप सोचो, इतनी हाई रेंज वाली मतलब हाई एमजी वाली मेडिसिन अगर किसी पेशेंट को हम फेवर में दे देते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उस पेशेंट को AKI, उसकी किडनी फंक्शन जो है सडनली ड्रॉप होंगे, क्योंकि जनरली फीवर में कोई भी मेडिकेशन देना अलाउ नहीं है सिवाय क्रोसिन के। और फिर भी अगर कोई पेशेंट को दे देता है हाई डोज मेडिसिन, हाई एमजी वाली मेडिसिन, तो उस पेशेंट के जो फंक्शन है किडनी के वो फटाफट से ड्रॉप हो जाते हैं। ओके, देन हाइपोटेंशन, अचानक से किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाए, वहां पर भी किडनी फंक्शन लेस हो जाता है, मतलब एक्यूट किडनी इंजरी में जाता है। हाइपोवोलेमिया, अगर बॉडी में पानी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, देन मेजर सर्जरी
सर्जरी, बहुत सारी मेजर बड़ी बड़ी सर्जरी में भी एकेआई इंजरी हो जाती है। देन कंट्रास्ट स्कैन, जो हम सीटी स्कैन कराते हैं उसकी वजह से भी एकेआई होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, ऑलवेज ट्रीट अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ द एकेआई। एकेआई को ट्रीट करने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एक्यूट किडनी इंजरी हुई क्यों, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी क्रोनिक किडनी इंजरी की तरह से, मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर की तरह से नहीं होता कि धीरे धीरे हो रही है फिर 3 महीने में पूरी तरीके से उसके किडनी के फंक्शन लॉस हो गए। एक्यूट किडनी इंजरी कैसे हो रही है, सडनली कोई प्रॉब्लम हुई और सडनली क्या हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट, अगर एकेआई को सही करना है तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि आखिर एकेआई हुई किस वजह से। ओके, नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एकेआई। एक्यूट किडनी इंजरी के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, मेनली डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन कौन सी स्टेज है, जिस स्टेज में देखो जनरली हमें क्या बोला गया है कि एक एडल्ट को एटलीस्ट 2 लीटर वाटर इनटेक तो करना ही चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। अब अगर वो पेशेंट क्या कर रहा है, वो पेशेंट पानी ले पी नहीं रहा, वो 2 लीटर ही नहीं पी रहा, वो तो 1 लीटर 500 ml भी पी रहा है, तो यही बहुत है। अब धीरे धीरे मान लो ये 1 लीटर पी रहा है, एक दिन इसने 1 लीटर पिया, पूरे दिन में इसका 1 लीटर रिमेन रह गया, दूसरे दिन भी इसने 1 लीटर पिया, दूसरे दिन इसका 2 लीटर बन गया, 1 लीटर पहले का 1 लीटर अब का, सही है। ऐसे ये डे बाई डे पानी की मात्रा कम करता जाएगा, उधर क्या होता जाएगा, पानी जो है बॉडी में भी कम होता जाएगा। तो जब पानी जरूरत से ज्यादा बॉडी में कम हो जाता है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन कहलाती है, सही है। देन क्या बोल रहा है, रिड्यूस यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, यहाँ पर पहले तो डिहाइड्रेशन स्टेज में पहुंच जाता है पर्सन, दूसरा यूरिन आउटपुट जो होता है एकेआई में कम हो जाता है, क्योंकि किडनी के फंक्शन क्या हो गए, लॉस हो गए। देन चेंज द यूरिन कलर। नॉर्मल अगर आप यूरिन जाते होंगे तो आप देखते होंगे आपको लाइट कलर का, लाइट येलोइश यूरिन होता है यूरिन का कलर, लेकिन जब किसी पेशेंट को एकेआई स्टेज में होता है तो उसका कलर जो होता है यूरिन का वो डार्क येलो हो जाता है, और समटाइम आपको ब्राउनिश रेडिश येलो भी दिखाई देगा। ओके, देन नोजिया एंड वोमिटिंग। जिन पेशेंटों में एकेआई सिचुएशन होती है वहां पर क्या होता है, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होता है। नोजिया वोमिटिंग क्या होता है, वोमिटिंग तो सभी जानते होंगे, उल्टियां सभी लोग जानते हैं। नोजिया क्या स्टेज है जिसमें पेशेंट फील करता है उल्टी के लिए, मींस उसे फील होता है कि मुझे उल्टी हो जाए, लेकिन उल्टी होती नहीं है। ठीक है, देन क्या, थर्स्ट, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। नेक्स्ट, कंफ्यूजन एंड ड्राउजीनेस, पेशेंट बहुत ऐसा फील करेगा जैसे उसे नींद आ रही है। और दूसरा क्या है, कंफ्यूजन, हर चीज को लेके कंफ्यूज होगा कि यार ये ठीक भी है या ये ठीक नहीं है, ये कर लूं या ना कर लूं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी शो की है जिसमें कि ये साइन एंड सिम्टम को लेते हुए शो भी कर रहा है कि हाँ भाई ये कैसे ड्राउजीनेस हो रहा है, क्या इसको प्रॉब्लम चल रही है, ये सारा। अब व्हाट कैन बी डू टू, अब हमें क्या करना चाहिए अगर किसी पेशेंट को किसी पेशेंट को एकेआई हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रिवेंट, दूसरा रिकॉग्नाइज, सबसे पहले तो उसकी रोकथाम करनी चाहिए। ठीक है, फिर ये पता करना चाहिए कि रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था यार, किसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, या जो भी डॉक्टर है उसको। देन रेस्पॉन्ड टू एन एकेआई, एकेआई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रिवेंट में क्या करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई पीपल एट हाई रिस्क ऑफ एकेआई। प्रिवेंशन में हमें यह देखना है कि उन पर्संस को आइडेंटिफाई करना है जिनमें हाई रिस्क, मतलब एकेआई के सबसे ज्यादा चांसेस है। मान लीजिए जो लोगों की एज कितनी है 75, उनमें एक्यूट किडनी इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरे कौन है, हाइपोटेंशन, तो उनमें। तीसरे अदर जो प्रॉब्लम है, बार बार अगर पेशेंट खा रहा है तुरंत उल्टी कर रहा है, तुरंत उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मानिए कि उसे उल्टी जैसा लग रहा है लेकिन वो उल्टी नहीं कर पा रहा है, या डायबिटीज के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इन पेशेंट में, क्योंकि हमें पता है कि 75 एज वालों में, हाइपोटेंशन वालों में, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज्यादा गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, या फिर अदर पॉइजनस पेशेंट, इनमें एक्यूट किडनी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उस बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन किन पेशेंट में एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। देन इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लूइड बैलेंस। सबसे यहाँ पर क्या करना है, मैनेजमेंट करना है फ्लूइड प्रिस्क्रिप्शन का। मानिए हमें अभी मैंने बताया ना कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिहाइड्रेशन सही करना है कि भाई मुझे कितने फ्लूइड की नीड है और उतना पानी पीना है पेशेंट को। देन रिड्यूस रिस्क फ्रॉम मेडिकेशन, हमें जो भी पेशेंट है उसको क्या फाइंड आउट करना चाहिए कि भाई जो भी मेडिकेशन से रिस्क है वो डॉक्टर को बता दे, या पेशेंट ये फाइंड आउट करे कि भाई इस पेशेंट को इस मेडिसिन से रिस्क हो सकता है, इस मेडिसिन को देने से, मान लीजिए बहुत सारी पेन किलर्स जो होती हैं वो किडनी को खराब करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, तो ऐसी मेडिकेशन को वो कम करे अपने उसमें जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और पेशेंट को भी आगे के लिए बताए। रिकॉग्नाइज में क्या आ रहा है, IT सॉल्यूशन, एल्गोथ्रम एंड ELET, अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ डेटोरेटिंग पेशेंट। अगर
पेशेंट की बस्ट कंडीशन में, एकेआई की बस्ट स्टेज में पहुंचने से पहले ही अगर एकेआई स्टेज को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो एकेआई को हम सही कर सकते हैं। अदरवाइज अगर अर्ली स्टेज में नहीं कर पाए तो फिर एकेआई के चांस ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब रेस्पॉन्ड कैसे है? रेस्पॉन्ड में क्या रहा है? सेप्सिस, यहां पर मैंने एक पिक्चर दिखाई है, SHOUT, शाउट का मतलब क्या है? सेप्सिस, हाइपोवोलेमिया H से इंडिकेट किया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन को O से, एंड यूरिन एनालिसिस। रेस्पॉन्ड कैसे करना है? अगर किसी को एकेआई हो गया तो सबसे पहले सेप्सिस का फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है? स्क्रीन फॉर सेप्सिस अंडरलाइनिंग कॉजेज। हमें ये पता करना है कि आखिर सेप्सिस होने के मिनिमम कॉजेज क्या थे, जो मैक्सिमम है वो बाद में, जो पहले कॉजेज है उनको हमें शो देखना है। देन क्या करना है? यहाँ पर हाइपोवोलेमिया, एसेस एंड डॉक्यूमेंट फ्लूइड स्टेटस, पेशेंट का ये देखना है कि आखिर पेशेंट को जो डिहाइड्रेशन है वो किस लेवल पे है। देन ऑब्स्ट्रक्शन का मींस ब्लैडर स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड, पेशेंट के ब्लैडर को देखना है कि पेशेंट का जो ब्लैडर है किस वजह से पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है वहां पे स्टोन हो रहे हो, या लड़कों में जैसे प्रोस्टेट वगैरह ग्लैंड बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को यूरिन नहीं आता है। तो सबसे पहले ब्लैडर वगैरह का स्कैन या अल्ट्रासाउंड करके हमें ये फाउंड करना है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम है। देन क्या करना है? आंसर यूरिन एनालिसिस परफॉर्म, साथ के साथ हमें यूरिन के क्या करने हैं? टेस्ट करने हैं कि आखिर क्या क्या यूरिन में देखेंगे हम। यूरिन आरएम कराएंगे, प्रोटीन यूरिया टेस्ट कराएंगे, जैसे हम टीयूपी के नाम से जानते हैं कि कहीं प्रोटीन ज्यादा तो नहीं आ रही है यूरिन में, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई यूरिन का कलर कैसा है। ये सारी चीजें हम यूरिन एनालिसिस के थ्रू कवर करेंगे। देन हम किसको कवर करेंगे? टॉक्सिन। तो साउट में हमारे सेप्सिस आ गया, हाइपोवोलेमिया आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यूरिन एनालिसिस और टॉक्सिन। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि कहीं पेशेंट की जो एक्यूट किडनी इंजरी है ये टॉक्सिन चीजों से तो नहीं रिलेटेड है, मींस की किसी पेशेंट को किसी सांप ने तो नहीं काट लिया, या किसी अदर ऐसे जीव जंतु ने काटा हो जो कि मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, या फिर पेशेंट की बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स तो नहीं बढ़ गए। तो ये सारी चीजों को हमें फाउंड आउट करना होता है। स्टॉप चेंज हाई रिस्क मेडिकेशन, जब टॉक्सिन्स होते हैं तो हाई रिस्क मेडिकेशन, पेन किलर वगैरह और ऐसी मेडिकेशन जो कि पेशेंट को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाती है उनको चेंज करना होता है। अब हम आते हैं हाई रिस्क मेडिकेशन। यहाँ पर मैं अभी तक बोलती आ रही थी हाई रिस्क मेडिकेशन, तो अब वो हाई रिस्क मेडिकेशन कौन कौन सी है? We aware of medication that may be harmful for your patient and may make them feel worse when they are already unwell। ये वो मेडिसिन है जिसमें कि पेशेंट क्या है, ऑलरेडी ये मेडिसिन है वो जो कि पेशेंट की बहुत हद तक उनके एकेआई इंजरी को बढ़ावा देती है, और उस स्टेज में भी जिसमें कि पेशेंट के जो किडनी के फंक्शन है लॉस हो रहे होते हैं, ठीक है। वो मेडिकेशन कौन कौन सी है? जैसे आप देख सकते हैं ACE इनहिबिटर्स। इसमें कुछ मेडिसिन का नाम है जैसे कि लिस्नोप्रिल, प्रिंडोप्रिल, रैमप्रिल, ठीक है। रैमिप्रिल मोस्ट प्रोबेबली जब किसी पेशेंट की क्या चल रही होती है, पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई हो रही होती है डायलिसिस के समय, उस समय बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती है। फिर कुछ मेडिसिन हमारी ARV में आती है। इनमें से कौन कौन सी है? लोजाट्रॉन, कैंडिसाट्रॉन एंड बाल्स्ट्रॉन। कुछ NSAID ड्रग्स हैं जिसमें इनको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर्स। जैसा मैंने पहले भी बताया, मोस्ट प्रोबेबली पेन किलर्स जब हम अपनी लाइफ में 250 ग्राम पेन किलर्स होल लाइफ में कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी किडनी के फंक्शन ऑटोमेटिकली डैमेज होते जाते हैं। देन इनमें से सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन कौन सी है? आइब्रूफिन, डाइक्लोफिनिक एंड नेप्रोक्सेन। देन आते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कौन से हैं? मानिए कि किसी पेशेंट को बहुत कम टॉयलेट आ रहा है, डायूरेटिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो यूरिन कंसंट्रेट हो गया है उस यूरिन को डाइल्यूट बनाते हैं और पेशेंट को ज्यादा मात्रा में यूरिन आना शुरू हो जाता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा डायलिसिस पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली हम क्या देते हैं? फ्रूसामाइड, ठीक है। देन हमारे पास आती है स्प्राइनोलैक्टोन, देन आता है इंडापेमाइड, देन आता है बेंड्रोफ्लोरोमेथेनेजाइड, देन आती है हमारी मेटफॉर्मिन, ए मेडिसिन फॉर डायबिटीज। मेटफॉर्मिन वो मेडिसिन है जो कि डायबिटीज वाले पेशेंटों को दी जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं मेडिसिन सिक डे रूल्स, ठीक है। सिक डे रूल्स क्या है मेडिसिन के लिए? व्हेन यू आर अनएबल विद एनी ऑफ द फॉलोइंग, जब आप इनमें से किसी भी चीज से अपने आप को, अपनी बॉडी को ठीक फील ना कर रहे हो, तब जैसे कि आपको इन मेडिकेशन की वजह से क्या हो रहा हो, वोमिट हो रहा हो, डायरिया आ रहा हो, ठीक है, डायरिया आ क्या रहा हो मतलब डायरिया हो रहा हो, देन फीवर हो रहा हो, आपको स्वेटिंग हो रही हो, बहुत ज्यादा पसीने, देन क्या है आपको बॉडी कप आ रही हो, देन यहाँ पर क्या बोलता है? देन स्टॉप। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है जैसे वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, स्वेटिंग या फिर ठंड, तो आपको क्या करना है? देन स्टॉप द मेडिसिन लिस्टेड ओवर लीव। तब आपको ये जितनी भी मेडिसिन है जो कि यहाँ पर दी हुई है, ये सारी मेडिसिन आपको क्या करनी होती है? स्टॉप कर देनी चाहिए, सही है।
नेक्स्ट क्या आ रहा है, रीस्टार्ट व्हेन यू आर वेल। आपको दोबारा ये कब स्टार्ट करनी है, जब आपको लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, अब मैं अपनी जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग मेडिसिन ले सकता हूं, ठीक है। तभी आप आफ्टर 20 जब आप अच्छा फील करें उसके 24 घंटे बाद इन मेडिसिन को आप खा सकते हैं। देन इफ यू आर इन एनी डाउट कॉन्टेक्ट, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से, नर्स से, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उनसे आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है। वाई यूरिन एनालिसिस, आखिर यूरिन एनालिसिस की क्या जरूरत है, आखिर यूरिन एनालिसिस कराना क्यों है? तो ये क्या बोला है, सिंपल, नॉन इन्वेसिव, इजी टू परफॉर्म। पहली बात तो यूरिन एनालिसिस करने के लिए आखिर अगर कोई AKI का पेशेंट है तो इनके यूरिन एनालिसिस करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं चाहिए, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, जो भी कर रहा है उसके लिए नुकसानदायक होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सिंपल और इजी वे में परफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये टेस्ट होता है यूरिन RM, आप कभी भी पढ़ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट है ये, ठीक है। इसमें रीनल माइक्रोस्कोपिक होता है, इसमें हम ये देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं है, कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें हम इसमें देख पाते हैं, बहुत सिंपल वे है इसका। दूसरी चीज क्या है, और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, सिंपल सी बात। एक आता है TUP में हम क्या कहते हैं, टोटल यूरिन प्रोटीन होता है, इसमें 24 आवर्स का पेशेंट का यूरिन लेते हैं और देखते हैं कितनी क्वांटिटी में कितना प्रोटीन पेशेंट को रिलीज हो रहा है, ये दोनों ही टेस्ट बहुत सरल है। देन क्या बोल रहा है, अर्ली साइन ऑफ किडनी डैमेज कैन कॉज प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी लीक एंड इनटू यूरिन। अगर किसी पेशेंट को AKI से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो ये जो अभी मैंने टेस्ट बताया था ना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस यूरिन में क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत भी AKI की कंडीशन होगी तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट जमना शुरू हो जाएगा, किसका, प्रोटीन का, मतलब ऐसे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, वो क्या होती है, प्रोटीन। दूसरी चीज क्या है, समटाइम इस यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, क्या आ जाता है, ब्लड भी आ जाता है। तो इस तरीके के कोई भी सिम्टम दिखाई दे कि यूरिन में ब्लड दिखाई दे, या यूरिन का कलर बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दे, या व्हाइट प्रेसिपिटेट जिसे हम प्रोटीन बोल रहे हैं, ये ऐसे दिखाई दे, तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में, एक्यूट किडनी इंजरी की कंडीशन में। नेक्स्ट मैंने क्या बोला है, द अर्लियर वी स्पॉट एंड ट्रीट AKI द मोर चांस वी हैव ऑफ इट नॉट प्रोग्रेसिंग। अगर हम AKI को अर्लियर स्टेज में ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि ये आगे बढ़े, ठीक। देन यहाँ पर क्या है, ये स्टेज 1 में पेशेंट क्या फील करेगा, गुड फील करेगा AKI के। स्टेज 2 में पेशेंट क्या फील करेगा, गुड। स्टेज 3 में पेशेंट लिटिल बिट मतलब गुड फील करेगा, फेयर जिसे बोलते हैं, ठीक, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। 4th स्टेज में पेशेंट क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड। 5th स्टेज में ऑल्सो डिहाइड्रेटेड रहेगा। 6th स्टेज में आते हैं तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड, बहुत ही ज्यादा पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। और जो इसकी 7th स्टेज है, इसमें पेशेंट क्या हो जाता है, सीवियर डिहाइड्रेशन, मतलब इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन की आउटर, ये जो 3rd स्टेज तक, यहां तक, 3rd भी क्या सोचेंगे आप, 4th स्टेज तक हम पेशेंट को पानी पिला के ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब ये कंडीशंस आ जाती हैं तब हमें पेशेंट को बाहर से ही कोई सलाइन वगैरह, मतलब जो भी सोर्सेज होते हैं हमारे पास, उसको डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा। ओके, अब हम जानते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, मींस की पानी का महत्व क्या है AKI पेशेंट के लिए। सबसे पहले मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस ऑन ए डेली एंड क्यूमुलेटेड बेसिस। जो फ्लूइड बैलेंस है AKI पेशेंट में या नॉर्मल पेशेंट में भी, मतलब पेशेंट नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल लोगों को भी अपना जो वेट है, फ्लूइड बैलेंस, जैसे मान लीजिए एडल्ट के लिए बोला जाता है कि 2 लीटर उसको पानी पीना ही पीना है, तो आप ये चेक करिए कि 2 लीटर पानी हम रोज पिए, ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। फिर आप ये भी चेक करिए कि जब आप यूरिन जा रहे हैं तो कितना यूरिन आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्लूइड को डेली बेसिस पे और चलते फिरते चेक करना बहुत जरूरी होता है हर किसी के लिए, ये केवल AKI पेशेंट की ही सिचुएशन नहीं है। दूसरा, डेली वेट आर आल्सो ए गुड इंडिकेटर ऑफ एक्यूट फ्लूइड लॉस और गेन। अगर AKI पेशेंट डेली बेसिस पे अपना डेली वेट करता है तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कि भाई उसका फ्लूइड कम हुआ या ज्यादा हुआ। नेक्स्ट, एक्यूरेटली रिकॉर्ड फ्लूइड इनपुट एंड आउटपुट। AKI पेशेंट को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से अपने फ्लूइड का इनपुट और आउटपुट चेक करना है। जैसे मान लीजिए पेशेंट ने, डॉक्टर ने बोला AKI पेशेंट को कि तुम्हें पर डे 3 लीटर पानी पीना है, सही है। नॉर्मल पेशेंट को कितना पानी होता है, 2 लीटर। अब ये 2 लीटर पी रहा है तो नॉर्मल पेशेंट का ये भी बताया जाता है कि 1.5 से 2 लीटर यूरिन आउटपुट होगा इसका। अब ये पर्सन कितना पी रहा है, 3 लीटर, लेकिन इसका यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है, 500 ml। मतलब जो मिक्चुरेशन वाली स्टेज है, मिक्चुरेशन क्या है, जब हम यूरिन को अपनी बॉडी से पास करते हैं बाहर की तरफ, दैट सिचुएशन इज नोन एज मिक्चुरेशन, सही है। तो ये 3 लीटर पी रहा है लेकिन 500 ml पानी को बाहर दे रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि भाई 3 लीटर के बाद 500 ml आ रहा है और ये पर्सन डॉक्टर के हिसाब से सही भी है। तो फिर डॉक्टर ये चेक करेगा, जब पेशेंट डॉक्टर को बताएगा कि ये 500 ml अगर आ रहा है तो कहीं पेशेंट को कहीं पे स्टोन तो नहीं है, कहीं पेशेंट को प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ा हुआ, या कहीं पेशेंट को अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, UTI की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तो ये सारी चीजों को डॉक्टर फाइंड आउट करेगा।
देन हम किस पे आ जाते हैं, समरी। समरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ इनटेक एंड आउटपुट। हमेशा समरी में क्या मतलब बता रहे हैं कि जो भी पेशेंट है उसको वो कितना पानी पी रहा है, AKI का कितना पानी पी रहा है, मान लो 2 लीटर पानी पी रहा है तो कितना उसने यूरिन आउटपुट किया, 1 लीटर किया या 500 ml किया या 2.5 लीटर किया, ये चीज वो चेक करेगा पेशेंट AKI का। देन यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस भी कराएगा, मतलब जो टेस्ट है जैसे यूरिन RM रहा, TUP रहा, टोटल प्रोटीन वाला टेस्ट जो है, साथ के साथ यूरिन का जो कलर है, जब भी वो टॉयलेट करने जाएगा, ठीक है, ये वाले टेस्ट जो है वो कब कराएगा, वो 15 TUP टेस्ट वो कराएगा 1-1 महीने बाद, और यूरिन RM वो कुछ दिनों तक 15-15 दिन बाद चेक कराएगा। साथ के साथ डेली बेसिस पे वो यूरिन का कलर देखेगा कि उसका यूरिन का कलर बहुत ज्यादा पीला तो नहीं है, या फिर उसके यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा, या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूइंग एंड अवॉइडिंग द सर्टेन पोटेंशियल हाई रिस्क मेडिसिन। पेशेंट को डॉक्टर की सलाह पे और कुछ थोड़ा बहुत अपनी सलाह पे भी जितनी भी हाई रिस्क मेडिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से उसको प्रॉब्लम है या जिनसे प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो चीजें डॉक्टर से शेयर करके उन हाई रिस्क मेडिकेशन से अपने आप को प्रिवेंट करना है। देन मॉनिटर न्यूज एंड एस्केलेट एंड इंडिकेटेड ऑफ अनवेल पेशेंट। साथ के साथ मॉनिटर करना होता है ऐसी चीजों को जो कि न्यूज में आती रहती हैं, बताते रहते हैं कि भाई इन पेशेंटों को AKI ये सिम्टम्स होंगे तो इनको AKI हो सकता है, ऐसे इनको ये स्टेज में AKI हुआ, तो ये सब चीजों को देखते रहना होता है। साथ के साथ अब जब भी पेशेंट अनवेल फील करता है तो इस चीज पे भी ध्यान देना होता है। आगे क्या बता रहा है, प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली मैनेजमेंट आर की टू प्रिवेंट AKI। अब ये क्या बोल रहा है, अर्ली स्टेज में अगर हम AKI को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो क्या होगा, AKI को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग, साथ के साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो डेथ रेट जो बढ़ता जा रहा है AKI की वजह से, उसको भी रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। एंड द लेंथ ऑफ स्टे एंड इंप्रूविंग अवर पेशेंट आउटकम्स, और पेशेंट की जो लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ और आगे जो उसकी लाइफ बची हुई है उसको भी हम अच्छी तरीके से पेशेंट को जीने के लिए बोल सकते हैं। मींस बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं कि अच्छा मतलब AKI का ट्रीटमेंट करके हम पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, एक क्वालिटी लाइफ हम पेशेंट को दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा पूरा AKI की एक समरी जो मैंने आपको शॉर्ट में और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।